तो आप सभी को पता है फिनेस्ट्राइड और ड्यूटास्ट्राइड इनके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं और मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। इनफैक्ट मैं अपनी बात करूं पर्सनली तो मैं फिनेस्ट्राइड लेता हूं। मैंने कई बार आपको वीडियो में बताया हुआ है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत ही ज़्यादा बेटर होंगे। आज की Q&A वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में आपके क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है हम हर वीक सैटरडे या संडे को Q&A वीडियो बनाते हैं जिसमें हम आपके क्वेश्चंस हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स देते हैं। रिसेंटली हमने एक पोस्ट डाला था जिसमें हमने बोला था आपके मन में अगर जो भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन के क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं, हम उनके आंसर देने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमने आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिकअप किए हैं और आज की वीडियो में आपके आंसर्स देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज्ड हो आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपको कहाँ से ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए, आपका खर्चा कितना आएगा ट्रांसप्लांटेशन में, क्या आपको ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए कि नहीं, तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhelp.com पर विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, गाइडेंस से रिलेटेड, और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुली करवा पाओगे जैसा कि काफ़ी लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहाँ पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पहला क्वेश्चन पूछा है बितान सिन्हा जी ने, इफ आई हैव जेनेटिक बॉल्डनेस देन वुड माई ट्रांसप्लांटेड हेयर विल फॉल बिकॉज ऑफ द प्लेस वेयर इट्स प्लांटेड ऑन। इनका कहने का मतलब है कि अगर मेरा जेनेटिक बॉल्डनेस है, मेरा जेनेटिक हेयर लॉस है अगर मैं ट्रांसप्लांटेशन करवा भी लेता हूँ और उस एरिया में जो ट्रांसप्लांटेड न्यू ग्राफ्ट लग भी जाते हैं तो क्या वो बाल दोबारा झड़ जाएंगे? क्योंकि वहाँ पे तो ऑलरेडी हेयर लॉस पहले भी हुआ था, दोबारा हेयर लॉस होगा अगर मेरा जेनेटिक प्रॉब्लम है? तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देखिए पहले भी मैंने आपको काफ़ी बार एक बात बताई है, पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ इसके रिगार्डिंग, और काफ़ी लोगों को ये डाउट भी रहता है कि अगर कोई एरिया है वहाँ से एक बार बाल झड़ा हुआ है तो हम अगर उसमें दोबारा बाल लगा दें तो वो बाल भी झड़ जाएगा क्योंकि वो तो जेनेटिक हेयर लॉस है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये आपके एरिया पे डिपेंड नहीं करता। हेयर लॉस आपके एरिया की वजह से नहीं होता, एक्चुअली बालों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिस वजह से हेयर लॉस आपका होता है। आपको पता है जब आपका हेयर लॉस होता है तो वो DHT की वजह से होता है। जो DHT हार्मोन होता है वो आपके हेयर के जो फॉलिकल होते हैं उस पर इफेक्ट करता है, आपके एरिया पे इफेक्ट नहीं करता। आपके जो बाल इनिशियली झड़ते हैं, जो हेयर लॉस होता है, उन बालों पे DHT इफेक्ट करता है। लेकिन जो आपका सेफ जोन होता है जहाँ से ग्राफ्ट्स निकाले जाते हैं, जहाँ से एक्सट्रैक्शन होता है, उन बालों की कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी डिफरेंट होती है। उन बालों पे DHT इफेक्ट नहीं करता, इस वजह से उस एरिया को सेफ जोन कहा जाता है। जिस एरिया में वो बाल प्रेजेंट होता है उस एरिया को सेफ जोन कहा जाता है। सेफ जोन का मतलब ये नहीं है कि उस स्कैल्प की स्किन पे आपका DHT इफेक्ट नहीं करेगा। सेफ जोन का मतलब है ये ऐसा जोन होता है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जो ग्राफ्ट्स होते हैं उन पे DHT इफेक्ट नहीं करता। उन ग्राफ्ट्स को आप किसी भी एरिया में लगा लो वो बाल नहीं झड़ेंगे। तो अगर आपके मन में ये कन्फ्यूजन है कि अगर मेरा हेयर लॉस जेनेटिक है और मेरे फ्रंटल एरिया या कहीं से भी बाल झड़े हुए हैं और मैं कहीं से भी वहाँ बाल लगा दूँ वो बाल दोबारा झड़ जाएंगे ड्यू टू माई जेनेटिक हेयर लॉस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपके बालों की कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद दानिश ने, उन्होंने बोला है व्हेन डू द हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर्स ऑलवेज गिव डूज एंड डोंट्स लाइक अवॉइडिंग कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, चाइनीज फूड, टिल व्हेन डू वी नीड टू अवॉइड दीज थिंग्स? कैन वी हैव दीज फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स ओकेजनली आफ्टर 3 months ऑफ हेयर ट्रांसप्लांटेशन? इनका कहने का मतलब है कि डॉक्टर कब बताते हैं, कोई भी सर्जन जहाँ से आप ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हो वो कब हमें बताते हैं कि हमारे जो डूज एंड डोंट्स हैं, जो हमें चीज़ें करनी है या नहीं करनी आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन, वो कब बताया जाता है? देखिए आपको ट्रांसप्लांटेशन के 2 से 3 दिन पहले ही ये चीज़ें बता दी जाती है। इनफैक्ट 1 हफ्ते पहले भी बहुत चीज़ें बता दी जाती है कि ये चीज़ें आपको ट्रांसप्लांटेशन से 1 हफ्ते पहले अवॉइड करनी स्टार्ट कर देनी है और ट्रांसप्लांटेशन के बाद इतने टाइम तक ये चीज़ें अवॉइड करनी है। सो जो चीज़ें आपको करनी है, जो चीज़ें आपको नहीं करनी, इसकी लिस्ट आपको पहले ही दे दी जाती है। ऑल दो कुछ क्लिनिक्स हो सकते हैं ऐसे हों जो नहीं बताते हों। इनफैक्ट काफ़ी लोग हमें कॉन्टैक्ट करते हैं जिनको बताया ही नहीं होता है कि ट्रांसप्लांटेशन के आपको 1 महीने तक जिम नहीं जाना या आपको अल्कोहल नहीं लेना कुछ टाइम तक, उन्हें बताया ही नहीं होता है। वो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं और फिर पेशेंट जो करें उनकी मर्जी। कुछ क्लिनिक्स, बहुत कम क्लिनिक्स हैं ऐसे होते हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिनिक्स में सब बताया जाता है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डॉक्टर से पूछना कि व्हाट आर द मेजर थिंग्स दैट वी नीड टू अवॉइड, और हमें जो चीज़ें करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है तुषार पाल जी ने, टॉक अबाउट हु नीड्स DHT ब्लॉकर एंड व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ इट एंड हाउ टू गेट रीड ऑफ साइड इफेक्ट्स। मतलब कहना चाह रहे हैं कि कौन लोग DHT ब्लॉकर्स चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जिन चीज़ों से DHT ब्लॉक हो, और क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, और अगर साइड इफेक्ट्स हैं तो कैसे हम साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको तुषार जी एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो DHT को पूरा ही ब्लॉक कर दे और परमानेंटली ब्लॉक कर दे। जो चीज़ें, जो सप्लीमेंट, जो मेडिसिन दी जाती है DHT को रोकने के लिए, एक हद तक वो चीज़ें DHT का परसेंटेज कम कर देती है। जैसे कि आप सभी को पता है जब आपके स्कैल्प पे DHT इफेक्ट करता है और आपका हेयर लॉस होने लगता है तो आपको एक मेडिसिन दी जाती है जिसको फिनेस्ट्राइड बोलते हैं 1 mg। वो मेडिसिन कुछ हद तक आपके DHT को रोक सकती है और रोकती भी है,
लेकिन तब तक जब तक आप उसका इस्तेमाल करो। ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीने फिनिस्ट्राइड खाई, आपका हेयर लॉस कम हो गया, तो जब आप छोड़ दोगे तो आपका हेयर लॉस अब कभी नहीं होगा, आपका परमानेंटली हेयर लॉस बंद हो चुका है। ऐसा नहीं होता। अगर आपने 1 महीने फिनिस्ट्राइड खाई है तो 1.5 महीने तक हो सकता है वो आपको हेयर लॉस कंट्रोल में कर दे, रोकेगा नहीं, कंट्रोल में कर देगा। लेकिन जब आप उसको खाना छोड़ दोगे 15 से 20 दिन बाद आपका दोबारा हेयर लॉस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो DHT इफेक्ट की वजह से हो रहा है। तो आपके जो DHT ब्लॉकर्स जिनको बोलते हो आप लोग, जो DHT सप्लीमेंट्स होते हैं जो इन चीज़ों को रोकते हैं, ये तब तक ही रोकते हैं जब तक आप इनका इस्तेमाल करो, जब तक इनटेक करो। अगर आप इनका इनटेक करना बंद कर दोगे तो ऑब्वियसली दोबारा DHT इफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा आपके हेयर रूट्स पे। और जहाँ तक बात है इनकी साइड इफ़ेक्ट की, तो आप सभी को पता है फिनिस्ट्राइड और ड्यूटास्ट्राइड इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि इनके साइड इफ़ेक्ट ज़रूरी नहीं है हर किसी को फेस करने पड़ेंगे। और सबसे अच्छी बात यह कि जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो टेम्पररी होता है जब तक आप खा रहे हो। अगर आपको साइड इफ़ेक्ट फील हो रहा है, ऑब्वियसली यू कैन लीव दीज थिंग्स, आप छोड़ सकते हो मेडिसिन लेना। इनफैक्ट मैं अपनी बात करूँ पर्सनली तो मैं फिनिस्ट्राइड लेता हूँ। मैंने कई बार आपको वीडियो में बताया हुआ है, आई हैवंट फेस्ड एनी ऑफ द साइड इफ़ेक्ट्स, मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट लगे नहीं। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इसके साइड इफ़ेक्ट परमानेंट हो सकते हैं, ऑल्दो मोस्ट ऑफ द डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं बोलते कि इसके साइड इफ़ेक्ट परमानेंट होता है। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ द पेशेंट्स जो ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं, चाहे कहीं से भी करवाएं, वो फिनिस्ट्राइड लेते हैं। अगर कुछ लोगों को साइड इफेक्ट्स हो भी रहे हैं तो वो छोड़ सकते हैं, साइड इफेक्ट होना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उत्कर्ष खरे ने, इफ आई यूज मिनॉक्सिडिल आफ्टर माई ट्रांसप्लांटेशन विच इज द रिकमेंडेड प्रोसीजर, डू आई नीड टू कीप यूजिंग इट फॉर एवर? Because I have heard that hair starts to fall again once you stop using minoxidil। ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं ट्रांसप्लांटेशन के बाद मिनॉक्सिडिल यूज़ करूँ, जो कि रिकमेंडेड होता है मोस्ट ऑफ द डर्मेटोलॉजिस्ट, मैंने आपको पहले बताया, तो अगर मैं फ्यूचर में उन बालों को मिनॉक्सिडिल लगाना छोड़ दूँ तो वो बाल दोबारा झड़ जाएंगे क्या? मुझे ज़िंदगी भर मिनॉक्सिडिल यूज़ करना पड़ेगा? तो देखिए, मैंने आपको पहले भी एक बात बताई है कि मिनॉक्सिडिल जब ट्रांसप्लांटेशन के बाद दिया जाता है वो ट्रांसप्लांटेड हेयर के लिए दिया जाता है, और इसका जो यूज़ होता है ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स पे जो न्यूली ग्राफ्ट्स होते हैं उनकी जो ग्रोथ है उसको स्पीड से बढ़ाना होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप ट्रांसप्लांटेड हेयर में मिनॉक्सिडिल अप्लाई कर रहे हो और आप जिस दिन अप्लाई करना छोड़ दोगे 6 महीने बाद, सपोज आप 6 महीने बाद लगाना छोड़ दोगे तो आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर दोबारा झड़ने लगेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, अगर आप एग्जिस्टिंग हेयर पे लगा रहे हो तो हो सकता है जब आप मिनॉक्सिडिल लगाना छोड़ दोगे तो वो उनका हेयर लॉस होना दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उन पे तो DHT इफेक्ट करेगा। लेकिन ट्रांसप्लांटेड हेयर की अगर हम बात करें तो उन पे DHT इफेक्ट नहीं करता। अगर आप मिनॉक्सिडिल लगा रहे हो 6 से 8 महीने, जो कि रिकमेंडेड होता है, आप घबराइए मत, आप लगाइए आराम से और आप इजीली उस पर छोड़ सकते हो लगाना, वो बाल नहीं झड़ेंगे। अगर हम एग्जिस्टिंग हेयर की बात करें, वहाँ पे आप मिनॉक्सिडिल लगा रहे हो और कुछ टाइम बाद छोड़ दोगे तो वहाँ पे उसका इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और बाल दोबारा से धीरे धीरे करके झड़ने लगेंगे, क्योंकि वो बाल DHT की वजह से झड़ रहे हैं। ट्रांसप्लांटेड एरिया में DHT इफेक्ट नहीं करेगा, चाहे मिनॉक्सिडिल लगाओ चाहे ना लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सिड सनी ने, आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांटेशन शैम्पू डेली करना है या ऑल्टरनेट डेज पर? ये कहना चाहते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद क्या हमें ज़िंदगी भर शैम्पू डेली करना है या ऑल्टरनेट डेज पे करना है? देखिए, मैंने पहले भी आपको एक बात बताई है कि ट्रांसप्लांटेशन के कुछ टाइम तक आपको रेगुलरली शैम्पू करना पड़ता है। कोई भी बेबी शैम्पू, कोई भी माइल्ड शैम्पू यूज़ कर सकते हो। 21 डेज तक आपको जनरली रिकमेंडेड होता है। मोस्ट ऑफ द डर्मेटोलॉजिस्ट सर्जन्स आपको 21 दिन तक रेगुलरली शैम्पू करने को बोलते हैं, लेकिन 21 दिन के बाद आप इस चीज़ को लेना कम कर सकते हो। जैसे वीक में आप 3 बार कर सकते हो। जनरली रिकमेंडेड होता है ट्रांसप्लांटेशन के 1 महीने बाद आपको वीक में 2 से 3 बार शैम्पू करने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, डैंड्रफ अगर एक इशू बहुत ज़्यादा आपका हो रहा है, तो ऑब्वियसली डॉक्टर आपको एक शैम्पू रिकमेंड करते हैं जिसको आपको पर डे यूज़ करना पड़ता है उस डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो डैंड्रफ आपके न्यूली ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट जो है उसको डैमेज ना करें। दैट्स इट। नेक्स्ट उसने पूछा है जॉनी हैकर ने, भाई धूप से कितने दिनों तक बचाना है ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट्स को? ये कहना चाहते हैं कि जब ट्रांसप्लांटेशन नया होगा तो कितने टाइम तक हमें धूप में नहीं निकलना है? तो 2 से 3 दिन तक आप चाहो तो नहीं निकल सकते हो, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल आपको क्लिनिक से घर जाना है वापस सर्जरी करवा के, जनरली आपको सर्जिकल कैप दी जाती है, लेकिन किसी क्लिनिक में नहीं भी दी जाती और आपको बाई चांस धूप लग गई तो आप ये मत सोचिए आपके ग्राफ्ट्स डैमेज हो गए। रिकमेंडेड होता है 3 से 4 दिन धूप में ना निकलो, लेकिन अगर आप निकल भी गए बाई चांस तो घबराइए मत, इट्स टोटली नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जीत जायसवाल जी ने, कोई ऐसा है जिसने ट्रांसप्लांटेशन 6-7 साल पहले करवाया हो और उसके अभी तक रिजल्ट्स मेंटेन हो? तो जी जायसवाल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने ऐसे काफ़ी लोग देखे हैं, ऐसे काफ़ी लोगों ने हमें कॉन्टैक्ट किया, बैचलर हेल्थ में अपनी जर्नी भी शेयर की है। हो सकता है इन फ्यूचर उनकी वीडियोज़ भी आप अपने चैनल पर लाएँ, जिन्होंने 10-10 साल पहले ट्रांसप्लांटेशन करवाया था अपने फ्रंटल हेयर लाइन में, उनके अभी तक बाल बिल्कुल वैसे ही मेंटेन है। ऑल्दो उनका एग्जिस्टिंग हेयर लॉस हो चुका है, जो कि उन्होंने मेडिसिन नहीं ली थी, तो एग्जिस्टिंग हेयर लॉस 8 से 10 साल में ऑब्वियसली हो ही जाएगा।
उस पर तो डीएसटी इफेक्ट करेगा, लेकिन जो उन्होंने फ्रंटल हेयर लाइन में ट्रांसप्लांटेशन करवाया था वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। मतलब उनका ट्रांसप्लांटेशन 101% सक्सेसफुल रहा। जहाँ उन्होंने ट्रांसप्लांटेशन कराया था बिल्कुल मेंटेन है, एग्जिस्टिंग हेयर उनके झड़े हैं। तो ऑब्वियसली ऐसे काफ़ी लोग हैं, हमने देखे हैं अपने चैनल पे, हमने अपने एक्सपीरियंस में पिछले 2-3 साल का जितने भी एक्सपीरियंस रहा बेस्ट हेल्प का, बहुत लोगों ने कॉन्टैक्ट किया जिन्होंने अपने सेकंड सेशन करवाना था। उनके फ्रंटल लेयर बहुत अच्छे से मेंटेन थी जहाँ पे उन्होंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया था, एंड ऑब्वियसली उनका सेकंड सेशन हुआ जिसमें उनके एग्जिस्टिंग हेयर जो झड़े थे वहाँ पे दोबारा ग्राफ लगा के बहुत अच्छा उनका रिजल्ट आया। तो बिल्कुल बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनका 10-10, 12-12 साल तक मेंटेन रहता है हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट, अगर सेफ जोन से एक्सट्रैक्शन हुआ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा अभिषेक कुमार जी ने, विच इज द बेस्ट क्लिनिक इन कोलकाता फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन। देखिए इसका एक आंसर नहीं होता, इसके डिफरेंट आंसर्स होते हैं। बेस्ट क्लिनिक की बात करूँ तो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिनको अगर कोई क्लिनिक फुलफिल कर रहा है तो ऑब्वियसली वो बेस्ट होगा हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए। वो क्राइटेरिया मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप सिलेक्टिवली चाहते हो तो आप बेस्ट हेल्थ में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डेफिनेटली यू विल गेट बेस्ट क्लिनिक इन कोलकाता एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा प्रवीण कुमार जी ने, ट्रांसप्लांटेशन के 2 महीने बाद भी मेरे बाल गिर रहे हैं, इज इट नॉर्मल। कहना चाहते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन मैंने करवा लिया, 2 महीने हो भी गए फिर भी मेरे थोड़े बहुत बाल झड़ रहे हैं, तो क्या ये नॉर्मल है। देखिए आपने पहले तो डिफाइन नहीं किया ये कौन से बाल झड़ रहे हैं। हो सकता है आपके एग्जिस्टिंग हेयर झड़ रहे हो सकता है आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर झड़ रहे हो। अगर ट्रांसप्लांटेड हेयर झड़ रहे हैं तो टोटली नॉर्मल है, क्योंकि शेडिंग फेज 3 महीने तक भी चल सकता है जिसमें आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर झड़ेंगे और फिर वो वापस आएंगे। अगर ये एग्जिस्टिंग हेयर झड़ रहे हैं तो हो सकता है आपको कुछ मेडिसिन की ज़रूरत पड़ने वाली हो, क्योंकि एग्जिस्टिंग हेयर पे तो डीएसटी इफेक्ट करेगा ही करेगा। आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या सर्जन जहाँ से भी आपने ट्रांसप्लांटेशन करवाया उनसे कॉन्टैक्ट करिए, ही विल गाइड यू बेटर। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फ़ोन में पहुँच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।